सोपोर में हिजबुल कमांडर समेत 4 आतंकी गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 PM इंडिया। आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ। बहुत स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आसाराम से। आसाराम की मुसीबत फिलहाल कम होने के बजाय और बढ़ गई है। गुजरात के सूरत में आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ 2 लड़कियों के साथ रेप का मामला दर्ज करवाया गया है। FIR में आसाराम की पत्नी और बेटी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई गई है। आसाराम पर आरोपों की बारिश। बाप बेटे ने किया यौन शोषण। आसाराम की बीवी और बेटी पर भी आरोप। सामने आया आसाराम का सच। अतिश्री आसाराम कांड। नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपी जोधपुर जेल में बंद आसाराम की दिक्कतें और बढ़ती जा रही हैं। आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर अब सूरत में केस दर्ज किया गया है। सूरत की रहने वाली 2 बहनों ने आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। दोनों बहनें शादीशुदा हैं और इनका आरोप है कि आश्रम में इनका लंबे समय तक यौन शोषण होता रहा। आसाराम और बेटे नारायण पर दर्ज हुई FIR। कब होगी नारायण साईं की गिरफ्तारी? सूरत के जहांगीरपुरा थाने में बहनों की शिकायत पर FIR दर्ज हुई है। दोनों बहनों ने आसाराम और नारायण साईं पर जबरन बंधक बनाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। आसाराम पहले से जेल में बंद है ही। अब बेटे के खिलाफ रेप का केस दर्ज होने के बाद नारायण साईं की भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अलावा आसाराम की पत्नी और बेटी से भी पूछताछ हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन के दरमियान पुलिस को जो भी करना है वो तमाम कार्रवाई करेगी। आश्रम में बेसिकली शुरुआत में सेविका के तौर पे इन लोगों को और भक्त के तौर पे बुलाया गया था, लेकिन इनका ये कहना है कि इसके अलावा उनसे जो आश्रम में दवाइयां बनती हैं, खास करके चूर्ण है या कोई टैबलेट्स हैं, उनको बनाने के काम में मजदूरी जो भी होती है उनसे कराई जाती है। आसाराम की पत्नी और बेटी पर भी आरोप। बहनों के यौन शोषण में भागीदार। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक मामला 2001 से 2002 का है। FIR में आसाराम की बेटी भारती और पत्नी लक्ष्मी का नाम भी दर्ज किया गया है। आरोप है कि लक्ष्मी और भारती ने इन महिलाओं के साथ यौन शोषण में आसाराम और नारायण साईं की मदद की। पुलिस को शक है कि जब इनका यौन शोषण हुआ होगा उस वक्त एक बहन नाबालिग रही होगी। दोनों बहनें गरीब परिवार से हैं और आसाराम के आश्रम में आयुर्वेदिक दवाएं बनाने का काम करती थी। उनका कहना है कि आसाराम ऐसे आरोप में कानून के शिकंजे में आ चुके हैं, लिहाजा उनके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत हुई। आसाराम की प्रवक्ता फिर आई सामने, कहा आरोप निराधार। आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे ने एक टीवी चैनल से बातचीत में इन आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर बहनें डरी हुई थीं तो उनका डर आज क्यों निकला? 2002-2004 का मामला है। मेरा सवाल ये है कि 2002-2004 में अगर हादसा हुआ है उन बच्चियों के साथ, तो अब तक चुप क्यों थी? और अब बोल रही हैं तो क्यों बोल रही हैं? हाथूमल से भगवान बने आसाराम का डर तो आसाराम की सीडी के सामने आने के बाद जग जाहिर हो ही गया था, लेकिन इन नए आरोपों के बाद आसाराम और उसके पूरे परिवार पर ही सवाल उठने लगे हैं। व्यभिचार के इन आरोपों ने एक और समाज में आस्था के अंधविश्वास और अंधविश्वास की आस्था को सामने ला दिया है, तो दूसरी ओर खुद संत समाज को भी अपने ऊपर पाखंड का लबादा ओढ़े इन तथाकथित भगवानों से पार पाने की जरूरत खोज निकालने का यक्ष प्रश्न ला खड़ा किया है। श्वेता सिंह के साथ पंकज शर्मा, लाइव इंडिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लालू के जेल जाने के बाद आज पहली बार RJD की बैठक बुलाई गई। इसमें यह तय किया गया कि लालू पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे और पार्टी की कमान राबड़ी देवी के हाथों में होगी। लालू यादव की गैर मौजूदगी में RJD के भविष्य पर चिंतन मंथन के लिए नेता बैठे तो साफ हो गया
कि पार्टी अध्यक्ष पद 5 साल के लिए जेल जा चुके लालू के पास ही रहेगा। जब तक लालू जेल से बाहर नहीं आते तब तक लालू के सियासी खड़ाऊ राबड़ी देवी महफूज रखेंगे। पटना में आरजेडी की बैठक शुरू हुई तो लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने बिरसा मुंडा जेल से भेजा गया लालू का लिखा संदेश पढ़कर सुनाया, जिसके मुताबिक पार्टी के ढांचे में कोई रद्दोबदल नहीं होगा, यानी अध्यक्ष लालू यादव बने रहेंगे और बाहर पार्टी की कमान राबड़ी देवी के हाथ में रहेगी, यानी पार्टी में लालू की नामौजूदगी में अंतिम फैसले का अधिकार राबड़ी देवी का होगा। हम अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव अपने दल की नीति और सिद्धांतों के साथ इस चुनौती के घड़ी में एकजुट हैं। बिहार के हम सभी जाति बिरादरी एवं वर्गों तथा विभिन्न धर्मों में विश्वास करने वाले लोग जदयू एवं भाजपा के इस नापाक साजिश को बेनकाब करेंगे। साफ तौर पर आरजेडी ने इस बात पर तो मुहर लगा दी कि आरजेडी राबड़ी के इशारे पर ही चलेगी, लेकिन अंदर खाने संकेत यही है कि सियासत के रण में कम अनुभवी दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप समेत बेटी नीता भारती के लिए रास्ता तैयार करने में लालू राबड़ी जुट गए हैं। बैठक में लालू यादव के दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप ने हिस्सा लिया। हालांकि लालू की सियासत की बागडोर संभालने के लिए कमर कस चुकी उनकी बेटी नीता भारती बैठक में शामिल नहीं हुई। पार्टी के भीतर कई समर्थकों ने नीता भारती को लोकसभा चुनाव पाटलिपुत्र से और राबड़ी देवी को लालू यादव की सीट सारण छपरा से चुनाव लड़ाने की मांग की है। हालांकि राबड़ी देवी ने इससे इनकार किया है। हमारा पूरा विश्वास है, न्यायालय पर पूरा विश्वास है। कानून की राय होगा, पार्टी हमारा कमजोर नहीं है, सरकारी एकदम के तरफ खड़ा है हमारा पार्टी। मीडिया का लोग चाहे विरोधी लोग कह रहा है कि पार्टी टूट जाए, पार्टी टूटेगा नहीं। आरजेडी की बैठक में रामकृपाल यादव समेत तमाम बड़े नेताओं ने लालू राबड़ी को पार्टी की कमान का पूरा समर्थन किया, लेकिन वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद की नामौजूदगी ने जरूर सवाल खड़े कर दिए। अब ये उनकी पार्टी का मामला है कि अपने नेतृत्व के गैप को किस तरह से भरते हैं। हम देखिए, तरीका यह है कि हम बड़ी लकीर खींच देंगे, छोटी लकीर को मिटाने में हम क्यों अपना वक्त जाया करेंगे। हम उससे बड़ी लकीर उसके बगल में हम लोगों ने बिहार में खींच दी है, और अगर नहीं खींची होती बड़ी लकीर तो लालू जी तो एक जमाने में उनकी तुती बोलती थी। बताया जा रहा है कि तबीयत खराब होने की वजह से रघुवंश बाबू बैठक में शामिल नहीं हो पाए, यानी ऊपरी तौर पर तो सब सही बताया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने आरजेडी की सियासत में भावी उथल पुथल की संभावनाओं से जानकार इनकार नहीं कर रहे हैं। अमित कुमार सिंह, लाइव इंडिया, पटना। और उधर जम्मू कश्मीर में पिछले 13 दिनों से आतंकवादियों को ढूंढने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। शनिवार रात सेना ने 3 और आतंकियों को मार गिराया और इसके साथ ही 2 दिन में 7 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। घाटी में जारी है सेना का ऑपरेशन क्लीन। चौबीस घंटे में 7 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है और इसमें उसे कामयाबी भी मिली है। 24 घंटे के भीतर सेना के जवानों ने 7 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले 23 सितंबर से सेना ने आतंकियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। शुक्रवार रात आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों के पास से 6 के 47 पिस्टल, गोला बारूद समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। Of infiltration in this sector, which started on 23rd of September, wherein one terrorist was killed in the area of Lashkar Nar, and a huge quantity of arms, ammunition
and warlike stores were recovered. इसके साथ ही उनके पास से कुछ चिट्ठियां भी मिली है, जिस पर पाकिस्तानी सेना की 645 मुजाहिद बटालियन की मुहर लगी हुई है। लेकिन इन सबूतों के बावजूद पाकिस्तान अपनी कारस्तानी मानने को तैयार नहीं। I can either say that all this narration, all this that you are hearing about incursions and infiltrations is baseless. Right. दरअसल 24 सितंबर की रात सीमा पार से करीब 30 से 40 आतंकियों के भारतीय सीमा में घुसने की खबर आई थी, जिसके बाद सेना ने पिछले 13 दिनों से इन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रखा है। लेकिन सवाल ये है कि न्यूयॉर्क में पाक पीएम के उस वादे का क्या हुआ जिसमें उन्होंने रिश्तों की बेहतरी की बात कही थी। हमारी फौज बड़ी तेजी से अपने दायित्व का निर्वाह कर रही है। इस मानसिकता को बदलना होगा तो वो पत्तों को ना हिलाए। त्योहारों के मौसम में इतनी बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ किसी बड़ी साजिश की ओर भी इशारा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। और उधर अलग तेलंगाना को लेकर आंध्र प्रदेश में तनाव बरकरार है। सीमांध्र के कई इलाकों में हालत खराब हो गए हैं। हालांकि ज्यादातर संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। विजयनगरम में भी कर्फ्यू है और हंगामा करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। उधर जगनमोहन रेड्डी ने भी 2 दिन की भूख हड़ताल की है। खबरें ये भी आ रही हैं कि तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी कल से दिल्ली में हड़ताल पर बैठने वाले हैं। अलग तेलंगाना राज्य पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विजयनगरम में कर्फ्यू लगा दिया गया है और उपद्रव फैलाने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। सीमांध्र के कुछ इलाकों में लोग अलग तेलंगाना राज्य का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ भी की है, लेकिन फिलहाल हालात नियंत्रण में आ चुके हैं। उधर तेलंगाना का समर्थन कर रहे लोगों का कहना है कि इसे लेकर इतना विरोध करना ठीक नहीं है। Neither the state government nor the central government, the NDA, took cognizance of this. In fact, they totally neglected and ignored the needs of the Telangana region. Some issues which were neglected, not taken forward. And besides this, there were other concerns of the people of Telangana, including the government employees, the implementation of the 6-point formula, and various other things. The sentiment started growing. One important thing that has always been working in the minds of the people of Telangana is the denial of due political space in matters of governance and party affairs. उधर अलग तेलंगाना राज्य के विरोध में जगनमोहन रेड्डी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनके इस हड़ताल का आज दूसरा दिन है। जगनमोहन रेड्डी अलग तेलंगाना राज्य बनाने का विरोध कर रहे हैं। आंध्र में तनावपूर्ण हालात के लिए जगनमोहन ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। जगन का यह भी कहना है कि उनकी पार्टी तेलंगाना पर कैबिनेट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। The past 62 days, people are on strike. There is a reason for that. The state is bifurcated. We will not even have drinking water. It's such a reality. Without a cabinet resolution, without an assembly resolution, what these people are wanting to do would put this state in a very pathetic state. तेलंगाना राज्य के विरोध में रायलसीमा और तटीय आंध्र के बिजली कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से 6 जिलों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है, जबकि 13 जिले इससे प्रभावित हुए हैं। बिजली न मिलने की वजह से रेलवे को कई गाड़ियां रद्द करनी पड़ी हैं। करीब 30,000 से ज्यादा बिजली कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं। हड़ताल के कारण तटीय आंध्र के 2 बड़े संयंत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है, जहां तटीय अस्पताल, जलापूर्ति और कृषि जैसी आपात सेवाओं को भी इस हड़ताल से कोई भी छूट नहीं दी गई है।
आलोक रंजन, लाइव इंडिया। और दिल्ली में चुनावी तैयारियों में हर पार्टी जुट गई है, लेकिन अहम सवाल है कि राजधानी के कम मतदान प्रतिशत का क्या होगा। जी हां, दिल्ली में मतदान प्रतिशत पिछले राज्यों के मुकाबले भी बेहद पिछड़ा है। 4 दिसंबर को दिल्ली के साथ मिजोरम के चुनाव हैं। पिछले चुनाव का मतदान प्रतिशत बताता है कि मिजोरम जैसा छोटा और आदिवासी बहुल राज्य भी दिल्ली के मुकाबले ज्यादा मतदान करता है। लिहाजा दिल्ली के मतदाताओं के सामने चुनौती है इस बार खुद को मतदान में नंबर 1 बनाने की। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद दिल्ली की सियासत में जहां गहमागहमी बढ़ गई है, वहीं सियासी पार्टियों के सामने चुनौती राजधानी में वोटिंग के गिरते रुझानों को लेकर भी है। राजधानी को आईना मिजोरम जैसे छोटे, पिछड़े और आदिवासी बहुल राज्य दिखा रहे हैं, जहां का वोट प्रतिशत दिल्ली के मुकाबले कहीं बेहतर रहता आया है। दरअसल 2008 के चुनाव में दिल्ली में 57.58% वोट पड़े, जबकि मिजोरम में 80% मतदाताओं ने वोट डाले। बात अगर 2003 की हो तो दिल्ली में 53.42% वोट पड़े, जबकि मिजोरम में 78.6% मतदाताओं ने वोट की ताकत का इस्तेमाल किया। राजधानी का वोट प्रतिशत राजधानी वासियों को मुंह चिढ़ाता है, जहां बहुत से लोग सियासत के अहम मुद्दों पर हमेशा नेताओं पर सवाल खड़े करते देखे जाते हैं, लेकिन जब बात वोट का धर्म पूरा करने की आती है तो राजधानी पिछले राज्यों से भी पीछे रह जाती है। तो दिल्ली जो जैसी जगह है उसमें बेसिक जो नीड है बंदे की वो एक बार में बहुत पूरी हो रही है, तो शायद इसलिए लोगों के लिए चुनाव उतना जरूरी नहीं है या इलेक्शन को महत्व नहीं देते और वोटिंग को इग्नोर करते हैं। यहाँ पे लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग अपना अपना बिजी हो रखे हैं, किसी के पास कुछ नहीं है, कोई टाइम नहीं है। वोट करने और ना करने से कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है। जितने भी लोग वोट कर रहे हैं उनको भी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जो लीडर्स हैं, पॉलिटिक्स है जो चल रही है, हर जगह पर पॉलिटिक्स चल रही है। वोट डालने जाते हैं तो वहाँ पे भी एक पॉलिटिक्स दिखाई देती है। मतदाताओं की कुल संख्या और पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने की सुविधाओं के लिहाज से अगर दिल्ली और मिजोरम की तुलना करें तो जमीन आसमान का अंतर है। 4 दिसंबर को होने जा रहे चुनाव के लिए मिजोरम में 6,86,305 मतदाता वोट देने के लिए तैयार हैं, जिनके लिए 1126 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। जहां तक पहुंचना भी कम मुश्किल काम नहीं, क्योंकि पोलिंग बूथ स्कूल या सरकारी भवन में रहते हैं, जबकि मतदाताओं के गांव दूर पहाड़ों, नदी नालों के पास, जहां से पोलिंग बूथ तक पहुंचने का रास्ता भी उबड़ खाबड़, कहीं कहीं सिर्फ पैदल ही रास्ता। जबकि दिल्ली में 1,15,07,113 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में हैं, जिन्हें सुविधापूर्वक वोट डालने के लिए 11,763 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। यानी घर से निकलते ही महज चंद कदमों पर पोलिंग स्टेशन। फिर भी मतदान में मिजोरम हमेशा आगे है और दिल्ली पीछे, तो लोकतंत्र के लिए मतदाताओं की प्रतिबद्धता को लेकर दिल्ली पर सवाल उठेंगे। और इस बार चुनाव आयोग ने नापसंदगी का बटन NOTA यानी इनमें से कोई उम्मीदवार नहीं का बटन भी वोटिंग मशीन में रखना तय कर दिया है। लिहाजा दिल्ली के मतदाताओं का ये बहाना भी नहीं चलेगा कि उम्मीदवार मन के मुताबिक नहीं तो वोट क्यों नहीं। इस बार उम्मीद ये है कि 70% क्रॉस करना चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन भी ऐसा उम्मीद करता है और इलेक्शन कमीशन स्पेशल ड्राइव भी चला रहा है। हम लोग भी लोगों को घर घर जाके इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। जाहिर तौर पर 4 दिसंबर को जब दिल्ली और मिजोरम में साथ साथ वोट पड़ेंगे तो मुकाबला न सिर्फ सियासी पार्टियों में होगा, बल्कि दिल्ली और मिजोरम के मतदाताओं में भी मुकाबला होगा। क्या वोट देने में दिल्ली फिर से सटी रहेगी? दिल्ली के मतदाताओं को तय करना है कि दिल्ली में लोकतंत्र हारेगा या फिर जीतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लाइव इंडिया पर लगातार जारी। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड।
KS कैफ की ओर से आप सभी दिल्ली वासियों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। कॉल 011-4888-1888। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के एक डीडीए पार्क में एक ग्लाइडर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ग्लाइडर के दोनों पायलट सुरक्षित हैं। जिस डीडीए पार्क में इस ग्लाइडर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई वो शास्त्री पार्क इलाके में है। इंडियन एयरफोर्स का ये ग्लाइडर गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस से उड़ा था और जब इसकी इमरजेंसी लैंडिंग की गई तो वहां पर से देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इलाहाबाद में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर ही लाठीचार्ज हुआ। लैपटॉप बांटने आए सीएम के स्टेज पर लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ता पहुंच गए और मुख्यमंत्री के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। इन कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी की खुशी बैरिकेडिंग तोड़कर इजहार की और इस बात से नाराज पुलिसकर्मियों ने इन कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान कई पुलिसकर्मी गिर गए और उन्हें भी चोट आई। बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की। तेंदुलकर के लिए रिकॉर्ड्स बनाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन बीती शाम सचिन ने रनों के भी आंकड़े को पार कर दिया, जहां अब तक एशिया का कोई भी क्रिकेटर नहीं पहुंच सका है। जी हां, चैंपियंस लीग के दूसरे सेमीफाइनल में जैसे ही सचिन के बल्ले से 26वां रन निकला, वैसे ही सचिन 50,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर बन गए। सचिन ने बनाया एक और रिकॉर्ड। क्रिकेट में पूरे किए 50,000 रन। अपने करियर के 50,000 रन पूरे किए सचिन तेंदुलकर ने। ऐसा कारनामा करने वाले सचिन बने पहले एशियाई। इस एक रन के साथ सचिन ने वो कारनामा कर दिखाया जो आज तक कोई भारतीय नहीं कर सका, जो आने वाले युवा खिलाड़ियों के लिए किसी कल्पना से कम नहीं होगा। नाम अंकित कर दिया। लेकिन रिकॉर्ड के शिखर पर बैठे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट करियर के 50,000 रन भी पूरे कर दिए। करियर के 50,000 रन पूरे किए सचिन तेंदुलकर ने। दिल्ली में खेले गए चैंपियंस लीग के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में सचिन ने ये कारनामा किया। इस मैच में सचिन को ये रिकॉर्ड बनाने के लिए 26 रनों की जरूरत थी। हालांकि चैंपियंस लीग में ही सचिन की खराब फॉर्म को देखते हुए ये लग रहा था कि सचिन के लिए इस माइलस्टोन को छूने या पार करने में वक्त लग सकता है, लेकिन 50,000 बनने का ये इंतजार ज्यादा लंबा नहीं हुआ। अपने करियर के 50,000 रन पूरे किए सचिन तेंदुलकर ने, जहां सचिन ने न सिर्फ 26 रन पूरे किए बल्कि पहली बार मौजूदा चैंपियंस लीग में 31 गेंदों में 35 रन की पारी भी खेली। सुनहरी अक्षरों में नाम अंकित कर दिया। सचिन ने 50,000 बनने का ये कारनामा इंटरनेशनल, घरेलू और T20 टूर्नामेंट के रनों को मिलाकर पूरा किया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सचिन ने 307 मैचों में 25,228 रन बनाए हैं। टेस्ट में सचिन ने 551 मैचों में 21,999 रन बनाए हैं, जबकि सेमीफाइनल मुकाबले में 26 रन बनाने के साथ सचिन ने 95 T20 मैचों में 2,773 रन पूरे कर लिए। इसके साथ ही सचिन ने कुल 953 मैचों में 50,000 रन बना लिए। ऐसा कारनामा आज तक एशिया में किसी भी खिलाड़ी ने नहीं किया। हालांकि वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा करने वाले कई बल्लेबाज हैं। 50,000 रन पूरे किए सचिन तेंदुलकर। ऑस्ट्रेलिया के ग्राहम बूच इस मामले में टॉप पर हैं, जिन्होंने 67,057 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में सचिन 16वें नंबर पर हैं।
जबकि ओवरऑल रन के मामले में 32वें नंबर पर राहुल द्रविड़ का नाम आता है। अपनी आखिरी T20 सीरीज में ये रिकॉर्ड बनाकर सचिन ने इस सीरीज को भी यादगार बना दिया। 1000 रन पूरे किए सचिन तेंदुलकर ने। वहीं कई दिनों से सचिन के प्रदर्शन से निराश फैंस भी सचिन के इस कारनामे को देखकर झूम उठे। मोहम्मद वसीम, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। एक पल में बदल जाती है दुनिया, एक पल में बदल जाती है किस्मत, एक पल की घटना डालती है आपकी पूरी जिंदगी पर असर। इसलिए हम रखते हैं हर घटना की खबर, आप पर असर डालने वाले हर बदलाव पर नजर, खबरों का पूरा हाल सभी पहलुओं के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। नजर है देश के सूरत हाल पर, नजर है सियासी दाव पेच पर, का पूरा पढ़ लेते हैं। नजर है जनता से जुड़े सवालों पर। आम आदमी का खाना ही मुश्किल हो गया, महंगाई बढ़ गई है यार 2 महीने के बाद 2 रुपया बढ़ रहा है। नजर है देश की तरक्की पर, नजर है हर इलाके हर शहर पर, नजर है पूरे इंडिया पर। लाइव इंडिया, नजर है हमारी हर खबर पर। सूरत में आसाराम पर रेप का एक और केस दर्ज, बेटे पर भी लगा रेप का आरोप। सूरत की 2 बहनों ने लगाया आरोप, आसाराम की पत्नी और बेटी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज। तेलंगाना पर आंध्र में तीसरे दिन भी बंद, विभाजन के खिलाफ जगन रेड्डी के अनशन का दूसरा दिन। सोमवार से चंद्रबाबू नायडू भी करेंगे भूख हड़ताल। लालू की जेल यात्रा के बाद आरजेडी की अहम बैठक, राबड़ी के हाथ आरजेडी की कमान संचालन और नई रणनीति पर हुआ विचार। इलाहाबाद में मुख्यमंत्री अखिलेश के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, लैपटॉप बांटने पहुंचे अखिलेश के सामने हुई कार्रवाई। लोहिया वाहिनी के कई कार्यकर्ता घायल। शौचालय वाले बयान को लेकर मोदी पर शिवसेना का तंज, सामना में लिखा जय श्री राम की जगह मोदी बोले जय राम। मुद्दे से भटकने का आरोप, वाराणसी में शख्स ने दर्ज कराया केस। मुजफ्फरनगर में शिवपाल यादव ने खोया आपा, मृतकों के परिजनों की सीबीआई जांच की मांग पर बिगड़े, कहा क्या करेगी सीबीआई, हम हैं सरकार के मंत्री। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एनसीसी के ग्लाइडर की इमरजेंसी लैंडिंग, दोनों पायलट सुरक्षित। तकनीकी खराबी के चलते करानी पड़ी लैंडिंग। जम्मू कश्मीर के केरल में 13वें दिन भी मुठभेड़ जारी, 24 घंटे में 7 आतंकी ढेर, आतंकियों को मिल रही है पाक सेना की मदद। सोपोर में हिजबुल कमांडर समेत 4 आतंकी गिरफ्तार।